नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। आज से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही हैं। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद आज से सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से चुक चुक गाड़ी दौड़ने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जो निश्चित तौर पर कोरोना बंदी के दौर में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आज से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जिसके लिए टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही मिल रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद है और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प नहीं है और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर रखा गया है। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं दी गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी। ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। दिल्ली के जिन 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल हैं। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन मजदूरों और कामगारों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो आज से मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रेलवे आज से यात्री ट्रेन की शुरुआत कर रहा है। इसी कड़ी में आज से राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना और नई दिल्ली के बीच भी ट्रेन का परिचालन होगा। आज राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:20 पर नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी, जो 13 मई को यानी कल सुबह 7:40 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। वहीं कल यानी कि 13 मई को शाम 5:15 पर नई दिल्ली से ये ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए खुलेगी, जो कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और पटना जंक्शन पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 5:30 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 9, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 7, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के 2 कोच लगेंगे।
और इधर कोरोना पर काबू पाने के लिए बिहार में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मैराथन बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि बिहार में अगले 7 दिनों में 179 ट्रेन बिहार आ रही हैं, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के लिए बिहार आने की संभावना है। ऐसे में अगर लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जाता है तो बिहार आने वाले लोगों को संभालने में सहूलियत होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कहा कि अभी और भी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं, जिनके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना संकट से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने महामारी को मात देने के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाने का सुझाव दिया। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके उत्साह के बदौलत हम कोरोना से जंग जीतेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जन से जग तक का नया नारा दिया। इस नारे के पीछे पीएम मोदी का तर्क है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना के बाद भी चीजें बदल जाएंगी और एक नई जीवन शैली विकसित होगी। और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में अगले 1 साल के लिए मनरेगा में 50% मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही सीएम ने मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान करने की अपील की है। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए श्रम बजट में भी कम से कम 50% का अनुरोध किया है। उन्होंने मनरेगा के लिए केंद्र से मिलने वाले हिस्से से श्रमिकों के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की अनुमति भी मांगी है। हेमंत सोरेन ने झारखंड का सरकारी खजाना खाली होने की दलील देते हुए राज्यों को धन संग्रह के लिए माइनिंग समेत अन्य कार्यों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने की भी मांग की है, ताकि झारखंड में कोरोना से जंग में राज्य सरकार को कुछ मदद मिल सके। हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक पर हुई मजदूरों की दर्दनाक मौत से सबक लेते हुए मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी भी सुनिश्चित कराने की मांग की है, क्योंकि झारखंड के लोग बड़ी संख्या में बाहर काम करते हैं। हमने कहा कि उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा राज्य मजदूरों किसानों का ये प्रदेश है। हमने मौजूदा हालात में मनरेगा पर जोर देते हुए मनरेगा में कुछ सरलीकरण की मांग भी हमने की है और लोगों को जो भुगतान है उसमें भी जल्द करने का आग्रह किया है। एक एक रुपया को लेकर के हमें केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, तो क्यों नहीं धन संग्रह पर भी राज्य सरकारों को अधिकार मिलना चाहिए। मौजूदा टैक्स व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो विचार होना चाहिए, ताकि राज्य सरकार भी अपने संसाधन बढ़ा सके। और बिहार के बाहर से आए मजदूरों में कोरोना का केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने के बाद बिहार आए मजदूरों में 150 से अधिक मजदूर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मजदूरों को लेकर खूब सियासत हो रही है। पहले तो लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। बाद में जब प्रवासी मजदूरों की बिहार में घर वापसी शुरू हुई तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का ठीकरा अब इन प्रवासी मजदूरों पर फोड़ दिया है। कोरोना अगर हमारे प्रवासी भाई नहीं लेकर आते तो आज हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाते, लेकिन अब दुर्भाग्य है। तो मंत्री जी
भले ही इन प्रवासी मजदूरों को बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के बहाने सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, क्योंकि बाकी लोगों में भी कोरोना का केस बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की दलील है कि लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूरों की घर वापसी को लेकर दबाव बनाकर कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो काम किया है बिहारियों के लिए काम किया है और सभी मजदूरों के लिए काम किया है, सभी छात्रों के लिए काम किया है। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोगों ने अपने बिहारियों के लिए काम किया है। अब जो हजारों की संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित लाना, उन्हें उनके घर तक पहुंचाना, उन्हें अनाज और भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक लगभग 100 ट्रेनों के जरिए करीब 1.25 लाख मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। बिहार में मजदूरों को लेकर सियासत खूब हुई। पहले इन मजदूरों को बिहार लाने को लेकर, और अब जब इनमें से काफी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं तो इसके बाद इस बात को लेकर सियासत चल रही है कि आखिर इन मजदूरों को बिहार क्यों लाया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सियासतदान हैं, हर चीज में अपनी सियासत ढूंढ लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में कोरोना संकट के बीच जारी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रवासी मजदूरों से शुरू हुई सियासत अब क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुंची है। विपक्षी राजद कांग्रेस ने अब क्वारंटीन सेंटर के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार इन आरोपों को बेतुका बता रही है। बिहार में कोरोना संकट गहराता जा रहा है और विपक्ष को सियासत सूझ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार के क्वारंटीन सेंटर में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 90% क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने, साफ सफाई, बिछावन, शौचालय, पंखे इत्यादि की कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों को मजबूर किया जाता है कि वो वहां से भाग जाएं। सरकार के ऐसे पशुवत व्यवहार से तंग होकर अप्रवासी श्रमिक वहां से भाग भी रहे हैं। तेजस्वी के दावे के मुताबिक कुछ अधिकारी 21 दिन क्वारंटीन के नाम पर मजदूरों के आवास और भोजन व्यवस्था इत्यादि पर प्रति व्यक्ति 24,000 रुपए की निकासी कर संगठित सुशासनी भ्रष्टाचार रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों के बाद अब आरजेडी कांग्रेस के नेता घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप 2400 रुपया आप किसी एक व्यक्ति के लिए खर्च का आपका मानक है, एस्टिमेट है कि उसमें 2400 रुपया लगेगा उसके खाने में, पीने में, नाश्ते में, सारे चीजों में, और आप खर्च कर रहे हैं 240 रुपया, तो घोटाला नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि ये जो क्वारंटीन व्यवस्था का काम जो लोग भी देख रहे हैं सरकार के निर्देश पर, चाहे वो ठेकेदार कोई हो या जो अधिकारी हो, मैं समझता हूँ इसके ऊपर सरकार को जांच करानी चाहिए। क्योंकि जो कहीं पर देखा है कि आप चावल नमक खाने को दे रहे हैं, कहीं पर सब्जी नहीं है, कहीं कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। लेकिन घोटाले कैसे हो रहा है, इसका जवाब ना तो आरजेडी के पास है ना तो कांग्रेस के पास। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के आरोपों को बेतुका बताते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे हैं। मैं कभी भी मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं ऐसे किसी भी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। बहरहाल कोरोना को लेकर बिहार में चल रही सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष अप्रवासी मजदूरों के मामले में विपक्ष की प्रेशर पॉलिटिक्स को राज्य के लिए घातक बताते हुए राजनीति से बाहर आने की सलाह दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और उधर कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन सीवान पहुंची, जिसमें बिहार के 1275 छात्रों को लाया गया। इस ट्रेन में सीवान के करीब 600 छात्र, गोपालगंज के करीब 500 और मोतिहारी के करीब 175 छात्र शामिल थे। सीवान स्टेशन पर जैसे ही ये ट्रेन रुकी, ट्रेन में बैठे छात्र खुशी से झूम उठे। वहीं छात्रों के आगमन को लेकर स्टेशन पर भी विशेष तैयारी की गई थी। सीवान आने के बाद सभी छात्रों की जांच के बाद उन्हें उनके जिलों के लिए बस में बिठाकर भेज दिया गया, जहां से ये छात्र होम क्वारंटीन में रहेंगे। खाने का तो अच्छा था। एक तो वहाँ पे कोटा स्टेशन पे मिला था, फिर अभी एक सिवान मिला और एक गोरखपुर में मिला था। सारे एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। स्क्रीनिंग कोटा में भी हुई है, जहाँ से चढ़े हैं उसका पूरा हम लोग के पास लेखा जोखा है। एक एक स्टूडेंट का नाम, नंबर, सारा कुछ है। यहाँ पे भी की गई है और इन लोगों को नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। सैनिटाइजर भी यूज कराया गया है, मास्क भी दिया गया है। और इधर महाराष्ट्र में फंसे बिहार के 1202 श्रमिकों को लोकमान्य तिलक स्टेशन से लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंची। हालांकि ये गाड़ी 5 घंटे लेट पहुंची। खगड़िया स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी श्रमिकों की जांच के बाद प्रशासन की मदद से बसों में बिठाकर उनके जिलों में भेज दिया गया। खगड़िया स्टेशन पर खुद डीएम और एसपी व्यवस्था संभाल रहे थे। अच्छी बात यह रही कि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान एक भी संदिग्ध मजदूर नहीं मिला। लॉकडाउन के बीच पटना में अपराधियों ने हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना चौक थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने ईंट पत्थर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मंगल तालाब डोम खाना निवासी राजू के रूप में हुई है, जो अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। युवक जब कल शाम अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए अपराधियों ने उस पर हमला बोल दिया और ईंट पत्थर से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आनन फानन में उसे पीएमसीएच लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर पटना के दीघा से है, जहां पर दीघा इलाके में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने 2 दिन पहले युवक की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिनों से परिजन पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे और सोमवार की देर शाम युवक की लाश मिली। मृतक के परिजनों ने एक शराब माफिया मुकेश कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसका पुलिस के साथ करीबी संबंध बताया जा रहा है। औरंगाबाद में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की ईंट पत्थर से कूंचकर हत्या कर दी गई। घटना रिसियप थाना क्षेत्र के पुनाबार गांव की है, जहां 75 साल के बुजुर्ग की उसके पड़ोसी ने ही मामूली विवाद में हत्या कर दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक रविवार की रात तेज आंधी की वजह से प्रमोद यादव का एस्बेस्टस उड़ गया था, जिसको लेकर प्रमोद यादव ने बुजुर्ग भुवनेश्वर यादव पर एस्बेस्टस चोरी करने का आरोप लगाकर झगड़ा शुरू कर दिया और बात यहां तक की बढ़ गई कि आरोपी पक्ष के परिवार के लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि अपने पिता को बचाने गया बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कैसे मारपीट काहे के लिए हुआ? और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक व्यक्ति की इस दौरान मौत हुई है, 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वासुदेवपुर में बीती रात खूनी संघर्ष हुआ है, आपको बता दें, और इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। केंदुआडीह थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। मुजफ्फरपुर में मछली मारने के विवाद में युवक को गोली मार दी गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही मोहम्मदपुर की है, जहां गांव में ही पीड़ित युवक ने मछली पालन के लिए एक पोखर पट्टे पर लिया, लेकिन हाल ही में जेल से छूटकर आया अपराधी विजय ठाकुर आए दिन दबंगई करता है। सोमवार को भी मछली पकड़ने के दौरान आरोपी ने आकर धौंस दिखाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर गोली मार दी।
पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही